नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी होस्ट बिक्की रिलुम लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। साथ ही फैमिली प्लानिंग, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को सही जानकारी देना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि फैमिली प्लानिंग का सही मतलब क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह एक प्लान्ड फैमिली माँ, बच्चे और पूरे समाज के बेहतर भविष्य में योगदान देती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हागे केदन जी, जो अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ईटाफोर्ट ईटानगर में मेडिकल ऑफिसर और रूटीन इम्यूनाइजेशन RI इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और कम्युनिटी हेल्थ के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। डॉक्टर केदन हागे जी, आकाशवाणी ईटानगर में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। मुझे यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया, मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ यहाँ पे आकाशवाणी ईटानगर पे आके, तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि हर साल 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है। इसके पीछे का बैकग्राउंड या इतिहास और इसका मेन पर्पस क्या है? जी, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्चुअली किस लिए स्टार्ट किया गया था बोलने से, ये जो एक्चुअली 1987 पे जुलाई 11 1987 पे हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन टोटल जो अराउंड 5 बिलियन हिट हो गया था। तो वो काफ़ी उस समय में अलार्मिंग लग रहा था। तो वो अर्जेंसी को देखते हुए वो रैपिड जो डेमोग्राफिक ग्रोथ हो गया था, मतलब 5 बिलियन पॉपुलेशन हो जाने के कारण, तो उसलिए ये जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को इस्टेब्लिश किया, तो 1989 पे उसे इस्टेब्लिश किया है, ये ऑफिशियली एडॉप्शन दिया है 1989 को। फिर अनदर 1 ईयर के बाद दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसे ऑफिशियली एडॉप्शन दे के उसे मतलब हर साल ऑब्जर्व करने के लिए एलो कर दिया था। उसके बाद से एवरी ईयर जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंस बोलने से हम लोग जानना भी ज़रूरी है कि किस कारण से हम लोग मनाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग पब्लिक लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मीन्स जस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही है और कुछ नहीं है, पॉपुलेशन को डिक्रीज करना है, सिर्फ उतना तक ही सोचता है। बट बियॉन्ड डेट ऑल्सो बहुत सारा मतलब ऐसे प्लान करके सोच करके ये डे को ऑब्जर्व करने के लिए डिसाइड किया गया था। तो जैसे कि कुछ रीजन से, जैसे कि उसमें ये फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए साथ साथ में, और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ताकि इंडिविजुअल्स लोग अपने इन्फॉर्म्ड रहे अबाउट हेल्थ रिलेटेड चीज़ को, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ को। तो ज़रा इन्फॉर्म्ड रहने से ज़रा उन लोग लिटरेट रहेंगे, ज़रा मतलब नॉलेजेबल रहेंगे, तो उस हिसाब से उन लोग अपना डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं इंडिविजुअली भी। उसके बाद में ये सेकंड पॉइंट में जैसे कि एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी हो गया, तो उसमें जेंडर इक्वलिटी जो फीमेल्स जो फेस करते हैं आजकल के ज़माने पे, मतलब ये जो एक डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड मैटरनल वेलबींग पे क्लोजली लिंक्ड है ये जो जेंडर इक्वलिटी जो, तो उसे भी हम लोग मतलब जेंडर इक्वलिटी को एडवांसिंग करने के लिए एक मोटो में था। तो उसके बाद फिर अनदर पॉइंट भी है कि उसे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंकरेज किस तरीक़ा से बोलने से उसे जान मतलब अंडरस्टैंड करना कि ओवर पॉपुलेशन किस तरह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, अर्बनाइजेशन लाते हैं, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उस तरह से मतलब लाइक आई मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंकरेज करने के लिए ये भी एक मोटो था। फिर अनदर है एम्पावरिंग यूथ हो गया, यूथ को मतलब लाइक आई मीन यंगर जनरेशन को हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर में ज़्यादा फोकस करना, यूथ लोग को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अंदर में मतलब फोकस किया जाता है, सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करके, बाकी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंकरेज करना,
यूथ को एम्पावर करना, ये सब भी उसके अंदर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई डॉक्टर साहब। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बात करने का दिन नहीं है, बल्कि लोगों को रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड और फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूक करना भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। डॉक्टर साहब, अभी इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। हमारे समाज में आज भी कई लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना या बच्चों की संख्या कम रखना होता है। आखिर फैमिली प्लानिंग का सही मतलब क्या है? जी, अभी अभी मैंने बताया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सिर्फ ये पॉपुलेशन को कमती करना, सिर्फ एक ही बच्चे में फोकस करना, सिर्फ ये बात नहीं है। इसमें मतलब लाइक फैमिली प्लानिंग और बाकी अलग अलग पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग अभी हम लोग अगर बात करने से, फैमिली प्लानिंग के एग्जैक्ट मीनिंग बोलने से, बर्थ कंट्रोल को तो कंट्रोल तो करना ही है, बट बियॉन्ड डेथ ऑल्सो उसमें मतलब बहुत सारा एरियाज पे कवर करते हैं, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और फैमिली बिल्डिंग एंड इनफर्टिलिटी हो गया, फिर एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी हो गया। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे क्या है बोलने से, उसमें जैसे कि हम लोग फोकस करते हैं कि ऑप्टिमल स्पेसिंग रखना चाहिए, मतलब दो बच्चों के बीच में, दो प्रेगनेंसीज के बीच में ऑप्टिमल स्पेसिंग बोलते हैं। तो WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का गैपिंग रखना चाहिए। तो वो क्यों बोलने से, उसमें मदर को अपने बॉडी को डिलीवरी होने के बाद में अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम देते हैं, टाइम मिल जाता है। रिप्लेनिश वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स बदन से जो बहुत गायब हो गया था, उसको भी वापस रिप्लेनिश करने का टाइम मिल जाते हैं। इवन प्रॉपर स्पेसिंग देने से दो बच्चों के बीच में वो प्रीमेच्योर बर्थ एंड लो इन्फेंट वेट को भी कंट्रोल रखते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है। उसके बाद में हो गया फिर एक सेविंग लाइफ्स भी, एक काइंड ऑफ सेविंग लाइफ्स भी हो गया। तो जैसे कि वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो गया, तो उसको मतलब लाइक कंट्रोल कराना, नॉलेज दे के, फिर उसके बाद में अनसेफ एबॉर्शन के जो फ्रिक्वेंसी होते हैं उसे भी कमती कराना। तो मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब जो माँ हो गया, इन्फेंट मतलब जो बच्चा हो गया, उसका जो मोर्टेलिटी रेट हो गया, तो उन लोगों का रेट को भी रिड्यूस करना। तो ये भी एक काइंड ऑफ मतलब सेविंग लाइफ्स के अंदर में आ जाते हैं। फिर अनदर पॉइंट होगा कि फैमिली बिल्डिंग एंड इनफर्टिलिटी हो गया। तो इवन जो कपल स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव होने के लिए, उसे भी मतलब मेडिकल काउंसलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि IVF लगा के, मेडिकल काउंसलिंग्स लगा के। तो उसे मतलब लाइक आई मीन एक फैमिली उन लोग जिस तरह से एक चाहते हैं उसे बिल्ड करने में मदद आ जाते हैं ये फैमिली प्लानिंग के अंदर पे। फिर और एक पॉइंट होगा एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी हो गया। तो जब फीमेल्स जो हो गया, जो औरत हो गया, फीमेल्स लोग हो गया, जब अपने रिप्रोडक्टिव फ्यूचर पे उन लोग अपना कंट्रोल होता है, तो उन लोग बेहतर पोजीशन पे होता है कि अपना जो करियर को परस्यू कर सकने के लिए, एजुकेशन को परस्यू कर सकने के लिए, उसके बाद अपना वर्क फोर्स में अच्छा से काम कर सकने के लिए, पार्टिसिपेट कर सकने के लिए। तो ये उसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आ जाते हैं। तो मतलब फोकस करते हैं कि इस पे चिल्ड्रन बाय चॉइस हो, ना कि चिल्ड्रन बाय चांस। तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वही है, एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी पे फीमेल्स को ज़्यादा फोकस करता है जेंडर इक्वलिटी करने के लिए, ताकि रिप्रोडक्टिव जो फीचर्स होते हैं उसे उन लोग बेटर कंट्रोल रखने के लिए। जब बेटर कंट्रोल होगा तब अपना उन लोग बेटर पोजीशन पे होते हैं अपना एजुकेशन कैरियर्स पे फोकस कर सकने के लिए। तो ये सब आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग के अंदर पे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने फैमिली प्लानिंग का सही मतलब हमारे श्रोताओं को समझाया। आज भी बहुत से लोग इसके बारे में गलत धारणा रखते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया, फैमिली प्लानिंग का मतलब बच्चे पैदा ना करना नहीं, बल्कि कपल अपनी मर्जी और तैयारी के हिसाब से सही समय पर बच्चों की प्लानिंग करे और माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ध्यान रखे। ये वाकई हर परिवार के लिए बहुत ज़रूरी बात है। डॉक्टर कैडेन जी, हमारे समाज में अक्सर ये सोच देखने को मिलती है कि फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती है। क्या ये सोच सही है? इसमें पुरुष किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं? ये सोच बिल्कुल गलत है। जिम्मेदारी दोनों की होती है, बराबर ही होती है जिम्मेदारी जो। तो उसमें पुरुष जो किस तरह से
अपना रोल प्ले कर सकता है बोलने से बहुत सारा तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है फैमिली प्लानिंग पे, जैसे कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को अच्छे तरीके से यूज़ करना। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलने से जैसे कि मेल कंडोम्स हो गया, एंड इवन एक वेसेक्टोमी बोल के होता है, जो स्पर्म को जो कैरी करने के लिए जो पाइप होते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, उसे बंद कर देते हैं। तो उस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को अच्छा से फॉलो कर सकता है मेल। जो अनदर वे है बोलने से तो ये जो एक फिजिकल एंड हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं वुमेन को, तो उसमें मेन जो पुरुष के तरफ से वो भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स को वो खुद इनिशिएट करना है, ना कि फीमेल्स के लिए रुकना है। एंड उसके बाद में अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है। उसके जो पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होता है, मतलब जो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह के ना, तो उसे थोड़ा मोड़ा जैसे कि माइनर जो मूड स्विंग्स वगैरह क्या क्या होता है, तो उसमें भी पार्टनर अंडरस्टैंड करके थोड़ा सपोर्टिव उल्टा हो देना है। एंड उसके बाद में अगर कुछ ज़्यादा ये उसे तकलीफ़ होने से उसे हॉस्पिटल पे ले जाना, डॉक्टर को दिखाना, एकम्पनी कर देना है पति। तो उस तरीके से अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को पुरुष जो सपोर्ट करना है। उसके बाद और एक है ओपन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। उस पर भी पुरुष काफ़ी एक्टिवली उनका रोल प्ले करना है। तो उसमें क्लियर कट डिस्कशन होना है अपने पार्टनर से कि कितने चिल्ड्रेन चाहिए एंड कितने टाइमिंग गैपिंग रखेंगे। उस तरीके से अपने पार्टनर से अच्छा से डिस्कशन करना है, क्लैरिटी होना है, ना कि सब कुछ अनप्लान हिसाब से हो जाना है। और अपने पार्टनर को भी सुनना है, उसका पार्टनर के बॉडी एक्सपीरियंस एंड उसके जो पार्टनर का जो ओपिनियंस है, थॉट्स है, तो उसे मतलब लाइक जो बर्थ कंट्रोल के लिए अपना उसका पार्टनर जो कुछ सोच के रखा है उसको भी अंडरस्टैंड करना है, रिस्पेक्ट करना है। उस तरीके से पुरुष जो रोल प्ले कर सकता है कि अपने फैमिली प्लानिंग के लिए अपने पार्टनर के साथ में। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। फैमिली प्लानिंग सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पति और पत्नी दोनों का बराबर योगदान और जिम्मेदारी ज़रूरी होती है। जब दोनों मिलकर फैसले लेते हैं तब माँ और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है और पूरा परिवार खुशहाल रहता है। वैसे आज के समय में फैमिली प्लानिंग के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी गर्भ निरोधक तरीके उपलब्ध हैं, और क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में आसानी से मिल जाते हैं? बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्शंस के तरीके हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स हो गया, हार्मोनल मेथड्स हो गया, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन हो गया, एंड उसके बाद में नेचुरल एंड इमरजेंसी मेथड्स हो गया। तो उस पर अच्छा से देखने से बैरियर मेथड्स पे जैसे कि मेल एंड फीमेल कंडोम्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में ये स्पर्मिसाइड्स बोल के एक होते हैं जो फोम्स, जेल्स, क्रीम्स के रूप में अवेलेबल होता है। तो उसको भी यूज़ करने से वो स्पर्म सेल्स को मार डालते हैं ताकि फर्टिलाइज ना हो। तो ये सब एक बैरियर मेथड्स में गिना जाता है ये अंडर कॉन्ट्रासेप्शंस। तो उसके बाद में हार्मोनल मेथड्स में बोलने से जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हो गया। तो उसका बर्थ कंट्रोल जो शॉट्स होता है, इंजेक्शंस वगैरह जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होता है, तो ये सब हार्मोनल मेथड्स में आ जाता है। तो ये जो बदन पे थोड़ा हम लोग का बदन का जो केमिस्ट्री होता है उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है टेम्पोररी के लिए। एंड उसमें मतलब ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए या तो वो जो ओवरी से जो एग रिलीज़ होते हैं उसको थोड़ा बंद कर देते हैं। और उसके बाद में जो सर्वाइकल एरिया में एक म्यूकस होते हैं उसको मतलब थिक कर देते हैं। तो थिक करने से वो जो स्पर्म सेल्स जो अंदर नहीं जा पाते हैं, तो मतलब स्पर्म सेल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस तरीक़ा से थोड़ा मतलब ये कॉन्ट्रासेप्शन जो हो जाते हैं। और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन फॉर्म जो होता है वो टाइपिकली एवरी 3 मंथ्स में एक बार लिया जा सकता है। तो ये सब जो पिल्स हो गया एंड इंजेक्शन हो गया, ये सब हार्मोनल मेथड्स का अंदर में आ जाएगा। उसके बाद एक है LARCS बोल के, तो वो मतलब है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। उसमें ये ऐसे है कि एक बार लगाओ आप भूल जाओ कुछ साल के लिए।
तो ये बहुत हाईली इफ़ेक्टिव होता है। इसके अंदर पे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आ जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जैसे कि कोपर्टी हो गया, तो कोपर्टीज़ जो केयरफुली मतलब एक ट्रेन डॉक्टर या तो एक ट्रेन एक नर्स जो होता है वो केयरफुली यूटेरस के अंदर में उसे इंसर्ट किया जाता है। कॉपर से बना होता है जो कि नॉन हार्मोनल है, एंड ये आपका अराउंड 10 to 12 ईयर्स लास्टिंग करता है। एंड फिर उसके बाद में जो हार्मोनल आईयूडीज़ भी आता है, हार्मोनल आईयूडीज़ जो 3 to 8 ईयर्स का लास्टिंग करता है। उसके बाद हो गया परमानेंट स्टेरिलाइजेशन। परमानेंट स्टेरिलाइजेशन में जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर्स जो इरिवर्सिबल होता है, वेसेक्टोमी हो गया, फिर ये ट्यूबेक्टोमी जिसको ट्यूबल लाइगेशन भी बोलता है, तो वो सर्जिकल मतलब स्टेरिलाइजेशन परमानेंट स्टेरिलाइजेशन बोलता है। उसके बाद में फिर नेचुरल वे में बोलने से तो अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन को आप प्रॉपरली ट्रैक करता है बोलने से, तो उसमें भी आप फर्टाइल डेज में इंटरकोर्स नहीं करके आप अच्छा से प्लान कर सकते हैं बच्चा नहीं होने के लिए ना। उसके वो सब नेचुरल मेथड के अंदर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में इमरजेंसी मेथड्स पे तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाता है, जैसे कि लिबोनोर्जेस्ट्रेल बोल के एक तो आता है जिसको आईपीएल जैसा भी देखता है मतलब ब्रांड नेम पे, तो वो विद इन 72 आवर्स इसे खा के तो उससे इमरजेंसी वे पे कॉन्ट्रासेप्शन कर सकता है। हर हेल्थ केयर सेंटर पे कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल होता है, जैसे कि मेल कॉन्डम्स हो गया। मेल कॉन्डम्स वो एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे एक कॉन्डम बॉक्स बोल के एक रखा जाता है एक कहीं कॉर्नर पे, जहाँ पे मेन एंट्री का वहाँ पे भी नहीं होगा, कहीं एक कॉर्नर पे साइड पे एक बॉक्स एक होता है, उस पर हमेशा गवर्नमेंट सप्लाइड वाला जो मेल कॉन्डम्स होता है वो अवेलेबल किया जाता है, ताकि पब्लिक लोग अपने हिसाब से बिना हिचकिचाए तो वहाँ पे उन लोग अपने हिसाब से ले जा सके मेल कॉन्डम्स को। उसके बाद में हो गया ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, जैसे कि लिबोनोर्जेस्ट्रेल हो गया, तो वो टेबलेट भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में माला दी हो गया, माला एन हो गया, तो ये सब भी मिल जाते हैं। तो माला दी माला एन ये लोग भी मतलब लाइक 28 डेज़ का साइकिल में वो टेबलेट को एवरीडे एक एक करके खाना पड़ता है। तो अभी हॉस्पिटल पे फुल्ली अवेलेबल है। एंड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जैसे कि कॉपर्टी वगैरह ये सभी हॉस्पिटल में मिल जाता है। और एक अच्छी बात है कि मतलब नेशनल हेल्थ मिशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर वेसेक्टोमी फोर्टनाइट बोल के एक तो मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसे उस पीरियड पे मतलब कॉन्ट्रासेप्शंस के अवेयरनेस देते हैं, एंड स्पेशली वेसेक्टोमी के लिए, वेसेक्टोमी जो पुरुष लोगों को वो करते हैं मतलब परमानेंट स्टेरिलाइजेशन करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस देते हैं एंड उसके लिए इनकरेज करते हैं। तो उसमें अगर कोई बेनिफिशियरी मिल गया बोलने से देन वो फ्री ऑफ कोर्स मतलब वो वेसेक्टोमी मतलब करा देते हैं गवर्नमेंट जो, तो ये अच्छी बात है। जी डॉक्टर केडन, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी। आज हमारे श्रोताओं को भी पता चला कि फैमिली प्लानिंग के लिए सुरक्षित और प्रभावी यानी सेफ एंड इफ़ेक्टिव तरीके उपलब्ध हैं, और इनमें से कई मेथड्स सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल है, हम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं जो एक हिल स्टेट है, जहाँ के गांव आज भी दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के हिली और रिमोट एरियाज में फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस को लेकर आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? जी, ये अगर अच्छा से देखा जाए तो चैलेंजेस तो है कुछ कुछ, जैसे कि जोग्राफिकल एंड लॉजिस्टिक बैरियर्स का चैलेंजेस रहेगा। उस पर क्या है बोलने से कि यहाँ का जो टेरेंस लोग है बहुत एक्सट्रीम है, नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ट्रैवल करना बहुत एक तकलीफ रह जाता है विलेजर्स के लिए। और ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी होते हैं, जैसे कि वेदर के कारण एंड ख़राब रास्ते के कारण, लैंडस्लाइड होने के कारण, तो मतलब सप्लाई ऑफ डिलीवरीज काफ़ी डिले भी हो जाते हैं कभी कभी। उसके बाद में लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होता है, तो उसके कारण भी मतलब किसी किसी के पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, और उन लोगों को पैदल ही चलना पड़ता है बहुत दूर दूर से।
तो उन लोग मतलब एक काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी पे हम लोग विजिट नहीं कर पाते हैं। ये सब जोग्राफिकल कंडीशंस के अंदर में आ जाएंगे, मतलब जो तकलीफ वाला चीज़ जो। फिर अनदर पॉइंट रहेगा हेल्थ सिस्टम स्ट्रक्चरल गैप्स। तो उस पर क्या रहेगा बोलने से, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोवाइडर्स और ये ट्रेंड स्टाफ्स टू एडमिनिस्टर रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स सच एज आईयूडीज एसेट्रा। तो मतलब हर हेल्थ फैसिलिटी पे आजकल तो मिनिमम एक एएनएम तो रहता है, बट अभी तक बहुत सारा हेल्थ फैसिलिटी पे बहुत दूर दूर वाला जो हेल्थ फैसिलिटी हो गया, जो बहुत फार इंटीरियर प्लेसेस पे, उसे उसमें स्टाफ ही नहीं है जो प्रॉपरली ट्रेंड हो ये आईयूडी जैसे कि कॉपर टी वगैरह इंसर्ट करने के लिए। कभी कभी जैसे कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो के आजकल टेलीमेडिसिन बोल के भी शुरू हो गया, जहाँ पे बस्ती वाला लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बैठे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लोग होते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, पेडिट्रिशियन हो गया, उसे उन लोग टेलीमेडिसिन के द्वारा मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक होने से वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे एरियाज़ पे अभी इंटरनेट कनेक्शन ही अच्छे से नहीं है, तो उसमें उन लोग टेलीमेडिसिन को भी अवेल नहीं कर पा रहा है। और फिर थर्ड पॉइंट पे होगा हाई रेट ऑफ अर्ली मैरिज एंड लो लिटरेसी। तो अभी तक हम लोग का ट्राइबल बस्ती में देखा जाने से अर्ली मैरिजेस का भी बहुत है, मतलब अभी तक जो प्रॉपरली एडल्टहुड अटेंड नहीं किया है जल्दी जल्दी मैरिज करा दिया, तो और फिर स्कूल अच्छा से नहीं गया। ये सब के कारण जो लिटरेसी रेट जो कमती होके ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऑप्शंस होता है उसे उन लोग अवेल नहीं कर पाता है, अवेयर नहीं होके। उसके बाद फिर अनदर पॉइंट होगा ये इकोनॉमिक बैरियर्स हो गया। इकोनॉमिक बैरियर्स मतलब जैसे कि बस्ती वाला बहुत लोग हो गए कि उन लोग डेली दूसरों के खेती में जाते हैं, काम करते हैं, तो डेली उन लोग को ये हजरा टाइप से कुछ वेज मिलता है। फिर अभी हॉस्पिटल भी इतना दूर, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतना दूर, तो अपना डेली हजरा को, डेली अपना जो कमाई को छोड़ के इतना दूर जाना भी उन लोग फिर फिजिबल नहीं समझता है। तो ऐसा करके उन लोग एफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो अपना दिन का कमाई को छोड़ के हेल्थ केयर फैसिलिटी पे जाएगा बोल के। तो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ को उन लोग अवेल करने के लिए या तो फैमिली प्लानिंग कंसल्टेशन कराने के लिए। तो ये सब चैलेंजेस है हमारे हिली स्टेट्स पे, स्पेशली हम लोग का अरुणाचल पे भी, अलग स्टेट्स पे भी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर केडन जी। क्या फैमिली प्लानिंग का रिलेशन सिर्फ हेल्थ से है या इसका असर देश के इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी पड़ता है? फैमिली प्लानिंग सिर्फ हेल्थ से बोल के नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये जो देश के इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काफ़ी अफेक्ट करता है। किस तरीके से बोलने से, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में बोलूँगा डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट पे क्या होता है बोलने से, जब एक फैमिली साइज श्रिंक होता है, जब फैमिली साइज जब थोड़ा छोटा हो जाता है, तो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का प्रोपोर्शन थोड़ा गिर जाता है। तो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का जब ये वो रेट जो जब गिर जाता है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, देन वो नेशन का इकोनॉमी ऑब्वियसली वो बढ़ जाता है और ये पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में आ जाएगा वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इसमें जब वुमेन लोग अपना रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को मतलब कंट्रोल कर सकता है, तो वुमेन जो ज़्यादा पेड लेबर फोर्स पे तो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। तो ये सब मतलब घूर फिर के एक सस्टेनेबल गोल एंड जेंडर इक्वलिटी पे मतलब चला जाता है, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो। फिर थर्ड पॉइंट होगा ये पॉवर्टी एलिवेशन। तो फैमिली प्लानिंग जो हमारा देश के इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये पॉवर्टी एलिवेशन में भी ये मदद आ जाता है। जितना स्मॉल फैमिली होगा, जितना वेल प्लान फैमिली होगा, तो उतना उन लोग अपना रिसोर्सेस को बेटर वे पे इन्वेस्ट कर सकता है, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलने के लिए, अच्छा हेल्थ केयर मिलने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए। तो ये जो पॉवर्टी के साइकिल को ब्रेक कर देता है, तो ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। और फिर आ गया इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स को जब स्टेबलाइज हो जाता है, तो इन्वायरमेंटल प्रेशर्स लाइक डिफॉरेस्टेशंस, पॉल्यूशन, ये सब भी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज
के लिए हाईली इफ़ेक्टिव मेजर्स है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए। कुछ कंट्रीज़ हो गए जो मतलब लाइक फैमिली प्लानिंग और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को अलाइन करके काफ़ी उन लोग मैसिव डेवलपमेंट लीप लिया है, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया। तो उससे भी हम लोग सीख सकते हैं, अलग कंट्री लोग भी सीख सकते हैं। यानी हर परिवार का छोटा कदम देश के लिए बड़ा योगदान बनता है। डॉक्टर साहब, अंत में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के इस अवसर पर आकाशवाणी ईटानगर के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा? हम लोग को समझना ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग जो ये बर्ड बाय चॉइस रहना चाहिए, नॉट बाय चांस, ये हम लोग समझना ज़रूरी है। और मैं एडवाइस करूँगा कि ये मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आईयूडीज़ हो गया, बैरियर मेथड्स हो गया, जो मैंने पहले भी बताया था। आईयूडीज़ में जैसे कि कॉपर आ जाते हैं एग्जांपल के लिए, बैरियर मेथड्स में मेल फीमेल कंडोम आ जाते हैं एग्जांपल के लिए, और परमानेंट स्टेरिलाइजेशन भी मतलब लाइक ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद में जो स्पेसिंग, जो गैपिंग जो मैंने पहले भी बताया था, उसे बहुत प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और एक हेल्दी गैपिंग ऑफ एटलीस्ट 2-3 years बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज ना तो मेंटेन करने का कोशिश करिए। कि क्यों बोलने से ये बहुत मदर्स एंड चाइल्ड को दोनों को ये बेनिफिट देता है, फैमिली को भी बेनिफिट देता है। उसके बाद में कुछ एनी कंसल्टेशन चाहिए होने से, कुछ एनी टिप्स चाहिए होने से रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, आप एक ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को विजिट करिए। हो सकने से एक गायनिकोलॉजिस्ट को विजिट करिए। गायनिकोलॉजिस्ट को नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कोई भी हेल्थ सेंटर पे जाके, जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर हो गया, जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो बेसिक एंटीनेटल चेकअप्स भी कर लेते हैं, उसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और यस, मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो लैक्टेटिंग मदर्स लोग हो गया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करना चाहिए। वो क्या है बोलने से टिल 6 months, बच्चा का 6 month तक वो सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है, ना कि उसमें पानी भी देना है, कुछ अलग चीज़ भी खिलाना है। तो 6 month तक एक्सक्लूसिवली उसको ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए। और अंत में वही मैं कहना चाहूँगा, हम सब का भलाई, इस देश का भलाई, तो इस पृथ्वी का भलाई। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर केडन जी, बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया। आज आपने फैमिली प्लानिंग, कंट्रासेप्शन, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं इस चर्चा से ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपने परिवार की सेहत, खुशहाली और बेहतर भविष्य के लिए सोच समझकर सही फैसले लेंगे। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, फैमिली प्लानिंग परिवार को छोटा करने की मजबूरी नहीं, बल्कि हर बच्चे को अच्छी सेहत, बेहतर शिक्षा और एक सुनहरा भविष्य देने की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ माँ, एक स्वस्थ बच्चा और एक खुशहाल परिवार ही एक मजबूत और विकसित समाज की पहचान है। डॉक्टर केदन हागी जी, आकाशवाणी ईटानगर के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने और अपना कीमती समय देकर हमारे श्रोताओं को इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसी प्यारे संदेश के साथ मुझे यानी आपके होस्ट बिक्की रिलुम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नए रोचक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।